क्या हो अगर एक बचाव अभियान ही एक बुरे सपने में तब्दील हो जाए। आज हम एक ऐसी ही डरावनी एनिमेटेड कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है सीधे बीच समंदर से, जहां चार दोस्त फंसे हुए हैं और उनकी मदद की चीखें तूफान में कहीं खो रही हैं। सोचिए, नाव टूट चुकी है, फोन में नेटवर्क नहीं है, मतलब दुनिया से कोई कनेक्शन ही नहीं। जब लगता है कि अब सब खत्म, तभी अंधेरे से एक बहुत बड़ा पुराना जहाज सामने आता है। अब सवाल ये है कि ये उम्मीद की किरण है या किसी बड़े खतरे का इशारा। पर उनकी ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। जो जहाज उन्हें बचाने आया है वो किसी भूतिया जहाज से कम नहीं लगता। एकदम वीरान, एकदम खामोश। और जैसे ही वो जहाज पर कदम रखते हैं, उन्हें ये एहसास होने लगता है कि ये जहाज सिर्फ खाली नहीं है, बल्कि ये एक डरावने अतीत में जैसे कैद हो गया है। एक ऐसी जगह जहां वक्त का कोई मतलब ही नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसी घड़ी जो हमेशा के लिए 3 बजे पर अटक गई हो, और मोमबत्तियां जो जल तो रही हैं पर कभी पिघलती ही नहीं। ये तो बस इस जहाज के अजीब रहस्यों की एक छोटी सी झलक है। आखिरकार उन्हें एक वेटर मिलता है, एक बहुत ही अजीब आदमी जिसकी आंखों में एक खामोशी है जो डरा देती है। वो उन्हें एक कमरे की तरफ भेज देता है और उनके सवालों को ऐसे नज़रअंदाज करता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। और फिर आता है कहानी का सबसे खौफनाक मोड़। सुमित, जो दोस्तों से थोड़ा अलग हो जाता है, उसकी मुलाकात होती है जहाज के कप्तान से। और कप्तान उसे एक ऐसी बात कहता है जो किसी की भी रूह कपा दे। और इसके ठीक बाद सुमित गायब हो जाता है। वक्त बीतता जाता है और दोस्तों को एहसास होता है कि सुमित कहीं नहीं है। घबराहट में एक और दोस्त आशीष उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो खुद भी उसी जाल में फंसने जा रहा है। लेकिन आशीष भी गायब हो जाता है, और जब वो मिलता है तो वो एक जीती जागती लाश बन चुका होता है, खामोश, बिना किसी हरकत के, बिल्कुल उस भूतिया कप्तान की तरह। यहां आकर कहानी का सबसे डरावना सच सामने आता है। ये भयानक एहसास कि एक एक करके उनका शिकार किया जा रहा है। अब उस भूतिया जहाज पर सिर्फ निशा और रेखा बची हैं, अकेली। तभी एक मैनेजर सामने आता है और बची हुई दोनों लड़कियों को डेक पर एक पार्टी के लिए बुलाता है। पर यह कोई आम पार्टी नहीं है। यहाँ के मेहमान सिर्फ उन्हें घूर रहे हैं, और उनकी खामोशी किसी चीख से भी ज्यादा डरावनी है। ये तथाकथित पार्टी एक भयानक मंजर में बदल जाती है, और वहां से भागने की कोशिश में वो जहाज के खूनी इतिहास के और भी करीब पहुंच जाते हैं। निशा किसी तरह उस बंद डेक से निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रेखा पीछे ही रह जाती है, उन खौफनाक मेहमानों और उस रहस्यमय मैनेजर के साथ फंसी हुई। जहाज के बाहरी डेक पर निशा की मुलाकात एक आदमी से होती है जो उसे इस जहाज की दर्दनाक कहानी सुनाता है। एक कहानी जो खून, धोखे और एक बेरहम नरसंहार से भरी हुई है। अब जब निशा को सारी सच्चाई पता चल चुकी है, तो उसे सिर्फ अपनी जान के लिए नहीं लड़ना है। उसे लेखक कैलाश के भूत का भी सामना करना है, और एक ऐसा फैसला लेना है जो उसकी किस्मत तय करेगा। कैलाश अपनी असलियत जाहिर कर देता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि उन्हीं भूतों में से एक है, और वो निशा को बताता है कि इस जहाज से बचकर निकलना नामुमकिन है। लेकिन निशा हार मानने वालों में से नहीं है। वो बड़ी चालाकी से कैलाश के भेस में एक कमी ढूंढ निकालती है, एक बहुत छोटी सी डिटेल जो ये साबित कर देती है कि वो इंसान नहीं है। ये सीन कहानी का क्लाइमैक्स है। एक तरफ है नाउम्मीदी से भरी सच्चाई, और दूसरी तरफ है निशा का मजबूत इरादा। वो हार मानने के बजाय लड़ने का फैसला करती है। अपने साहस के आखिरी पल में वो अपनी जलती हुई सिगरेट से उस भूत को चौंका देती है और फिर अंधेरे ठंडे समुंदर में छलांग लगा देती है। एक ऐसा कदम जो या तो उसे बचाएगा या हमेशा के लिए खत्म कर देगा। बेहोश होने से ठीक पहले वो एक आखिरी बार उस जहाज की तरफ देखती है, और उसे जो नज़ारा दिखता है वो उसके दोस्तों की किस्मत की भयानक हकीकत बयान कर देता है। वो भी अब उन्हीं भूतों में शामिल हो चुके हैं। हालांकि 2 दिन बाद मछुआरे उसे जिंदा ढूंढ लेते हैं, पर कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या समंदर में कूदना सच में बचाव था, या ये बस एक अलग तरह की कैद की शुरुआत थी?